फिर ध्यान दीजिए, हम लोग को देखें यहां पर, तो अगला टॉपिक हम लोग का इसमें था मेथड्स टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हमको निकालना है, ध्यान रखना है। नहीं तो आपको मान लो कोई यहां पर रिएक्शन दिया हुआ है PCl5 PCl3 और प्लस Cl2, ये रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है? फास्फोरस 1 फास्फोरस 1, क्लोरीन 5 है तो 3 और 2 5, बैलेंस रिएक्शन है? नहीं, आपका रिएक्शन बैलेंस है। अब यहां ध्यान देखो यहां पर हम ध्यान देते हैं कि T बराबर 0 पर, T बराबर 0 पर, या कोई टाइम ले लेते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। मान लेते हैं कि T इक्वल्स टू 10 बजे, 10 बजे हम अपने घड़ी में टाइम देखे और 10 बजे रिएक्शन शुरू किए। नहीं तो जब 10 बज रहा है उस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम ले लिए 5m, यानी 5 मोल पर लीटर। इसका कॉन्सेंट्रेशन लिए 5m। अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, यानी डिकम्पोजिशन शुरू नहीं हुआ है, तो इसका अमाउंट क्या होगा? 0 0, 10 बजे। नहीं, अब 2 घंटे तक रिएक्शन को छोड़ते हैं। देखा जाए 2 घंटे तक रिएक्शन को छोड़े, मान लो 12 बज गया, कितना टाइम हो गया? 12। अब 12 बजे आपका जो रिएक्टेंट है वो कुछ खर्च होना शुरू हो गया, यानी इस 2 घंटे के बीच में आपका जो रिएक्टेंट है वो कुछ खर्च हुआ। नहीं तो हम मान लेते हैं कि 5 में से आपका 3m खर्च होने लगा। 5m में से कितना खर्च हो गया? 3m, यानी 5 मोल था, 5 मोल में से 3 मोल खर्च हो गया। तो बताओ अगर ये 3 मोल खर्च हुआ है तो ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा? ये भी 3 मोल ही बनेगा और ये भी कितना बनेगा? 3 मोल ही बनेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। सबका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो जब कोएफिशिएंट सबका सेम रहे, ध्यान रखना, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, सबका कोएफिशिएंट सेम रहे तो उस केस में जितना रिएक्टेंट खर्च होगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को ये बात ध्यान रखना होगा। तो 3m खर्च हुआ तो 3m और 3m हम लोग का बनेगा। अब T इक्वल्स टू 12 बजे ये 5 था, 3m खर्च हो गया, बचा कितना? 2m। ये 0 था, 3m है तो अभी भी 3m बचा हुआ है। ये कितना बचा हुआ है? 3m। इतना में पहले दिक्कत है? चलो, ये जो टाइम है जब रिएक्शन शुरू होता है उसको क्या मानते हैं? T1। और ये जो टाइम है वो कौन सा हुआ? T2। ध्यान रखना है, T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं? C1। और T2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन बच गया उसे क्या कहते हैं? C2। जो बच गया वो C2 होता है, जो स्टार्टिंग होता है वो C1 और जो बच गया वो क्या होता है? C2। चलो यहां पे आ जाए। अब इस रिएक्टेंट को हम लोग देखा जाए तो हम लोग को C1 पता है, C2 पता है, T1 पता है, T2 पता है। नहीं, अब देखो तो हम लोग यहां से लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू PCl5, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू PCl5। PCl5 के रेस्पेक्ट में हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। नहीं तो PCl5 के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1। तो यहां से हम निकालेंगे तो C2 का वैल्यू बताओ, C2 का वैल्यू कितना है? 2। तो यहां से हम लिखेंगे 2m माइनस कितना? 5m और T2 माइनस T1 का वैल्यू 12 माइनस 10। तो यहां से 2 में से 5 जाए, कितना आएगा जी? माइनस 3m और बट्टा में कितना आएगा? 2। चलो तो हम लोग को वैल्यू आ गया माइनस 3m बट्टा 2। इसमें दिक्कत है? अच्छा, यहां पर निगेटिव साइन आ रहा है तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? हाँ बोलिए, आप बताना चाहती हैं? इनको बताएं दीजिए पहले, उसके बाद आप बताइएगा। हाँ बोलिए आप पहले। हाँ, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या? उनको बोलने दीजिए पहले, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ बोलिए, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है?
से बोलिए, हम साफ साफ लिखवाए हैं। हाँ बगल में बोलिए, आप क्या बोलना चाहती हैं? हाँ, प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइम डिक्रीजेस, क्या क्या बोल रही हैं? हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम डिक्रीजेज, ये बोलना है। नहीं, बैठिए बैठिए। यहां पर निगेटिव साइन इंडिकेट ये कर रहा है नहीं कि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। इस निगेटिव साइन का रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये हम बताए थे। तो चलो, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू PCl5 हम लोग को इतना आ गया। ध्यान समझो, अगर हम लोग को देखा जाए तो यही चीज ऐसे भी लिखा रहता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, उसका वैल्यू भी क्या आएगा? -3m/2। ध्यान रखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बोले या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बोले, ये दोनों बात क्या है? सेम। ये जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। ध्यान रखना, ये टूट रहा है नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बोले या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बोले, दोनों बात सेम है। चलो, तो पहला काम तो हम लोग कर लिए। अगला पॉइंट में बताओ, अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू PCl3, ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू PCl3, तो बताओ C2 - C1 हमारे लिए, इसके लिए C1 और ये क्या होगा? C2। स्टार्टिंग अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट C1, रिमेनिंग अमाउंट C2, तो ये हो जाएगा C2 ये C1, T2 T1। ध्यान रखना है। तो चलो, PCl3 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्या वैल्यू आएगा? 3 - 0, यहां से आप लिखोगे 3m - 0 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 2। तो वैल्यू यहां पर क्या आ गया? +3m/2 लिखेंगे नहीं। तो यहां पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू प्लस आ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है? प्लस। तो क्यों प्लस आ रहा है? क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं और समय के साथ प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है? बढ़ता है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। लेकिन कोई पूछता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू PCl5 भी वही आया है और रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू PCl3 भी क्या आया है? वही आया है। तो ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन सेम क्यों आया है? क्योंकि इस रिएक्शन में सबका कोएफिशिएंट क्या है? सेम है। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है कि नहीं है? है। ध्यान रखना है। चलो, यहां पे निकालो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू Cl2, तो बताओ इसका वैल्यू भी क्या आएगा? 3m - 0 बट्टा में कितना? 2। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? मेरी बात समझ में आ रही? नहीं। तो यहां पर अगर हम PCl5 के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकाले नहीं, वो भी 3m/2 आया। PCl3 के रेस्पेक्ट में निकाले वो भी 3m/2 आया। Cl2 के रेस्पेक्ट में निकाले वो भी 3m/2 आया। नहीं, सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग आया कि सेम आया है? सेम आया है। तो सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन सेम आया है तो इस रिएक्शन का, इस पूरे रिएक्शन का अगर कोई रेट पूछे तो इस पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी हम लोग क्या लिखेंगे? 3m/2। क्या लिखेंगे? 3m/2। एक और एग्जांपल थोड़ा क्लियर होगा, एक और एग्जांपल करते हैं तब हम लोग और डिस्कस करेंगे। चलो, ये देखो, ध्यान देखो, सबका कोएफिशिएंट सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है? 2 दूना 4 गो नाइट्रोजन, 4 गो नाइट्रोजन, 5 दूना 10 गो ऑक्सीजन, तो 4 दूना 8 2 10। बैलेंस है कि नहीं है? है। चलो ध्यान दो, T बराबर 10 बजे, मतलब आप 11 बजे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम ऐसा ही टाइम मान लिए हैं, ठीक है। तो T बराबर 10 बजे यानी T1 10 दिया हुआ है, इसका अमाउंट मान लेते हैं, ऐसे कुछ दिया हुआ है 6m। अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो क्या है? 0 0। चलो, T2 टाइम, मैंने टाइम कुछ बीत गया, यानी मान लो कि 12 बज गया नहीं, तो 6 में से इसका खर्च हो गया, मानते हैं कि 2m खर्च हो गया। कितना खर्च हुआ? 2m खर्च हुआ। तो ध्यान से देखना, इसका कोएफिशिएंट कितना है? ऐसा कितना है? तो इसके रिस्पेक्ट में दोगुना है ना,
यानी अगर ये 2 मोल खर्च होगा तो ये 4 मोल बनेगा। नहीं, ये 2 मोल अगर खर्च होगा तो ये कितना बनेगा? 4 मोल। यानी जितना ये खर्च होगा उसका दुगना ये बनेगा। इसके रिस्पेक्ट में दुगना है कि नहीं है? है। तो जितना ये खर्च होगा उसका दुगना ये बनेगा। तो ये कितना खर्च हुआ है? 2m। तो ये कितना बना है? 4m। चलो अब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट कंपेयर करो। यहां पर 2 है और यहां पर क्या है? 1। यानी जितना ही खर्च होगा उसका आधा ही बनेगा। ऐसा बोलो, दिक्कत है? जितना ये खर्च होगा उसका आधा ये बनेगा। तो चलो हम यहां लिख रहे हैं ये 2m खर्च हुआ है तो कितना बनेगा? इतना में दिक्कत है? ध्यान समझो। अब चलो T2 बराबर यानी 12 ही बजे ये 6m था, 2m खर्च हो गया, कितना बच गया? ये कितना बच गया? और ये कितना? 1m। इतना में पहले दिक्कत है? चलिए अब हम यहां से निकाल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू N2O5। N2O5 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। चलो बताना। C2 माइनस C1 ये क्या है? ये क्या है? इसको C2 मत मान लेना सब। C1 का मतलब स्टार्टिंग अमाउंट और C2 का मतलब रिमेनिंग अमाउंट, कितना बच गया है ध्यान रखना। तो चलो C2 माइनस C1 कितना लिखें? 4m माइनस 6m। 4m माइनस 6m बटा T2 माइनस T1 12 माइनस 10। चलो कितना आ जाएगा? ये माइनस 2m बट्टा में कितना? 2 कट के कितना आ जाएगा? -1m। आई टाइम है तो मोल पर लीटर पर टाइम, यहां टाइम लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत तो बोलना। ये टाइम है और ये मोलारिटी है तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया? 1। तो हम क्या लिखे? 1 मोल पर लीटर पर टाइम। दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे बोलो। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO2 बताओ कितना आएगा? C1 C2 C2 माइनस C1 क्या लिखें? कितना आएगा? बोलो, कुछ गलती हो रहा है क्या? क्या 2m की जगह पर नीचे 4m माइनस 0 ठीक तो लिखे हैं हम लोग? ठीक ही लिखे हैं। यहां पर 4m होगा। सब गायब हो गया। ये कुछ चमत्कार हो रहा है, देख रहे हैं? चल देखा जाए। फिर से हम लोग सब गायब हो गया। T1 कितना माने थे? 10। 6m
बोलो दिक्कत है इसमें? तो यहां पर हम लोग देखें अगर, तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 निकाले, अलग मान आया है। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO2 निकाले, अलग मान आया है। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू O2 निकाले हैं, अलग मान आया है। सबके रेस्पेक्ट में सेम आया कि अलग अलग? अलग अलग आया है। क्यों अलग अलग आया है? क्योंकि कोएफिशिएंट क्या है? अलग अलग। तो जब भी कोएफिशिएंट अलग अलग रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू अलग अलग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और अलग अलग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? अलग अलग आएगा। अब यही चीज आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया कि बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। अब यहां पर ही नहीं बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू N2O5, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO2, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू O2, ये सब नहीं पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बताइए क्या होगा। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखें? बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाए? चलिए ध्यान दीजिए, हम लोगों को ध्यान यहां पे रखना है कि जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, जब भी सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, तो आपको ध्यान देना होगा कि सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू सेम रहेगा, तभी वो रेट ही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो यहां पर सभी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। तो सबको सेम करना पड़ेगा। सबको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। सबको सेम कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो सबको सेम किया जाए। तो सबको सेम करने के लिए यहां बुक में प्रोसेस बताया कि जो बैलेंस रिएक्शन है, उस बैलेंस रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट है, उस कोएफिशिएंट से सबको डिवाइड कर दीजिए। बैलेंस सेक्शन में क्या है? जो कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट से सबको डिवाइड कीजिए। चलिए अगर हमको सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर करना है तो बताइए क्या करें? रेट ऑफ रिएक्शन है, देखिए यहां पर डी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये ना होता है dC/dt। नहीं तो बताइए इसका वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 का वैल्यू कितना आया है आपको? -1m। तो देखो, तो हम इसको -1m लिखे थे, अब -1m को डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। इससे कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो। इसका वैल्यू मान लो क्या आ गया? -1/2। सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। तो वैल्यू क्या आ गया? 1/2। चलो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 निकल गया। अब निकालो डी NO2 बट्टा dt। चलो इसके रेस्पेक्ट में भी अब हमको ऐसा करना है कि भी बराबर हो जाए, तो इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो कितना आया था इसके रेस्पेक्ट में? 2m। तो 2m में कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से। वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। लास्ट निकालेंगे DO2 बट्टा dt। चलो इसका कितना आया है? 1/2। पहले से 1/2 आया है, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 से क्या ही डिवाइड करेंगे। तो अब देखो, तो सबके रेस्पेक्ट में 1/2 आ गया? नहीं, तो सबके रेस्पेक्ट में 1/2 आ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा? 1/2। समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या करना है? देखो, जब भी तुमसे पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू N2O5, तो उसका मान तो ये ठीक है, ये ऐसे ही निकालना है, इसमें कोई दिमाग नहीं दौड़ाना है, ध्यान रखना है। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO2, ये 2 ही आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू O2, ये 1m/2 ही आएगा। नहीं, ध्यान रखना है। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछेगा तो आपको कुछ ऐसा करना है, नहीं कि सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन सेम आ जाए। जो सबके रेस्पेक्ट में अगर रेट ऑफ रिएक्शन सेम आ जाए तो वो जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इस पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है? नहीं। पिछला क्वेश्चन अब आइए, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम क्यों कह दिए कि रेट ऑफ रिएक्शन 3m/2 होगा? क्योंकि सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू अलग अलग है, सेम आया है, सेम आया है। तो सबके रेस्पेक्ट में सेम आया तो यहां बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान रखना है। तो जो किसी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। दिक्कत है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलो जैसे उसी पे आधारित ये भी एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो तो इस क्वेश्चन को बनाएं, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बनाइए इसको।
4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस 4NO गैस प्लस 6H2O दिया हुआ है। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO is 3.6 गुना 10 का पावर माइनस 3 मोल पर लीटर, देन कैलकुलेट रेट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। बनाइए। देखिए तो यहां से रिएक्शन दिया हुआ है 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O दिया हुआ है। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 गुना 10 का पावर माइनस 3, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको पहले लिखो गिवन। तो हम लोग गिवन है क्या, D NO बट्टा DT, इसका वैल्यू दे दिया है कितना 3.6 गुना 10 का पावर माइनस 3 दे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO विथ चेंज इन टाइम, इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जी। तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका है डेल्टा C बाई डेल्टा T DC बाई DT। ठीक है, तो चलो DC बाई DT का वैल्यू इसका दे दिया हुआ है 3.6 गुना 10 का पावर माइनस 3। चलो पहला क्या है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट निकालना है। तो जैसे ही रिएक्शन का रेट किसी के रेस्पेक्ट में दिया रहे, किसी के रेस्पेक्ट में दिया रहे और तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, तो कुछ नहीं करना है, जो कोएफिशिएंट होगा NO का उससे इसको डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो हमको अगर निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो बताओ क्या करें, 3.6 गुना 10 का पावर माइनस 3 दिया, कितना से डिवाइड करेंगे जी, 4 से। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। 4 से डिवाइड करेंगे कितना मतलब कटेगा, 4 9 36, 0.9 गुना 10 का पावर माइनस 3। तो यहां से हम लोग को देखा जाए तो इसका वैल्यू आ गया मोल पर लीटर पर टाइम। बोलो इतना में दिक्कत है, पहले जिसके रेस्पेक्ट में दिया है NO के रेस्पेक्ट में दिया है और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अभी बताया गया कि किसी के रेस्पेक्ट में दिया रहे, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो उस कंसंट्रेशन को पकड़ लीजिए और उसमें बैलेंस रिएक्शन में जो NO का कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। निकल गया, अच्छा चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग का रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2, देखो तो NO प्लस 6H2O। यही ना दिया हुआ है, ध्यान रखना है। 4NH3 प्लस 5A2 4NO प्लस 6H2O दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ था D NO बट्टा DT। अच्छा अगर इसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता तो आप कैसे लिखते, D NH3 बट्टा DT। इसके रेस्पेक्ट में लिखना होता तो
और अगर इसके रेस्पेक्ट में लिखना होता तो इतना में दिक्कत है। ठीक, इन सबके रेस्पेक्ट में हमको रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम बताए थे कि बैलेंस रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट हैं उनसे डिवाइड कर दो। चलो, इसका कोएफिशिएंट कितना है 4, इसका कोएफिशिएंट 5, इसका कोएफिशिएंट 4, इसका कोएफिशिएंट 6। अब सब बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इतना में दिक्कत है? किसी को दिक्कत तो बोलिएगा भाई। नहीं, पहले हम क्या किए, सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिए। अब हम कह रहे हैं कि सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर करना है। तो बराबर करने का क्या तरीका है, सबके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आ जाएगा। अब चलो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, इतने का मान दिया हुआ था। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ 3.6 गुना 10 का पावर -3। इसका मान दिया हुआ है, इसका मान नहीं दिया, इसने का मान दिया हुआ है। कितना है? बट्टा में क्या लिखें, बराबर में क्या लिखें? ये सब उतार सकते हैं? नहीं, 4 से काट दिए। होगा? इतना में दिक्कत है? अब हमको जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसको इसके बराबर कर देंगे। नहीं, देखो तो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, NH3 के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, वो तो सेम ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो जितना NO का वैल्यू दिया हुआ था सेम वही वैल्यू आया। सॉल्व करके देख लो, इसको सॉल्व किए इतना वैल्यू आ गया। चलो बराबर लिख रहे हैं, डी NH3 बटा 4 DT। इस 4 को इधर भेजो, कितना हो जाएगा, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 निकला कि नहीं निकला? क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 सेम आया कि अलग अलग? सेम क्यों आया? कोएफिशिएंट यहां भी 4, यहां भी 4। नहीं, तो हम लोग को अगर दोनों कोएफिशिएंट सेम है तो दोनों का वैल्यू भी क्या आएगा, सेम आएगा। चलो, अब क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, अभी गलत टाइप किया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर H2O पूछ सकता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का तो दिया हुआ है ना, यहां किसका पूछ सकता है, H2O का, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना है तो निकालो, बोलो क्या करें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना है। नहीं तो चलो, हमको क्या आया है, 0.9 गुना 10 का पावर -3 आया है। बराबर 0.9 गुना 10 का पावर -3 आया है। इसको किसके बराबर कर देंगे, DH2O बट्टा 6 DT। आपको निकालना किसका मान है, DH2O बट्टा DT, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको इधर भेजिए, बोलिए आएगा? ये समझ में आ रहा है कि दिक्कत है इसमें? किसी को कहीं दिक्कत पूछ सकते हैं, जहां नहीं समझ में आए वहां पूछिए। हम कुछ भी नहीं किए हैं, क्या किए हैं, सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिए हैं, सबके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए हैं, तो सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया है। नहीं, हमको dNO/dt का मान दिया हुआ था, तो dNO/dt का मान हम रख दिए यहां पर 3.6 गुना 10 का पावर -3, और इसको 4 से डिवाइड कर दिए, तो 4 से डिवाइड कर दिए तो वैल्यू आ गया 0.9 गुना 10 का पावर -3। अब ये वैल्यू आप चाहें तो इसके बराबर कीजिए, ये वैल्यू आप इसके बराबर कर सकते हैं, ये वैल्यू आप इसके बराबर कर सकते हैं, और किसी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो हमसे
NH3 के रेस्पेक्ट में पूछा तो हम ये वैल्यू को NH3 के बराबर कर दिए, बराबर किए, 4 इधर आया, निकल गया। हम इस वैल्यू को इसके बराबर भी कर देते थे, 5 इधर आता और 9 5 45 जाता, 4.5 गुना 10 का पावर -3 होता O2 के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन। हमको इसके बराबर इसको कर देंगे तो 9 6 54, 5.4 गुना 10 का पावर -3 H2O के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन होगा। कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl5 एट 318 केल्विन हैज बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 एंड आफ्टर 184 मिनट्स इट इज रिड्यूस्ड टू 2.08 मोल पर लीटर। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट, सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड? बनेगा? बहुत आसान है। क्या है? N2O5 का कंसंट्रेशन शुरू में ये क्या है? ये हमारा क्या है? T2। ये क्या है? T2। T1 का मान क्या हुआ? 0 नहीं, क्योंकि रिएक्शन कितना मिनट चला है? 184 मिनट, यानी कि शुरू में रिएक्शन शुरू कितना से किया गया होगा? 0 टाइम से। 0 टाइम मतलब टाइमर 0 किया गया होगा, नहीं? तो ये हो गया T2 और T1 का मान 0। इट इज रिड्यूस टू, यानी घट कर इतना हो गया, क्या है? C2। तो C2 का वैल्यू पता है, C1 का वैल्यू पता है, T2 का वैल्यू पता है, T1 का वैल्यू पता है, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकलेगा जी? रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। नहीं, अब देखिए यहां पर इक्वेशन दिया हुआ है 2N2O5 4NO2 + O2। नहीं, अब यहां से बोल रहा है कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। यानी यहां पर टाइम का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है? मिनट में। तो आप जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालिएगा तो आपका यूनिट आएगा मोल पर लीटर पर मिनट आएगा। आपका आंसर कौन सी में आएगा? मोल पर लीटर पर मिनट। अब ये बोल रहा है कि नहीं आप आवर में भी निकालिए, तो आप आवर में भी निकालिएगा, और बोल रहा है कि नहीं सेकंड में भी निकालिए, तो निकलेगा नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा जी। है? मिनट को सेकंड में बदल नहीं आता है, अब मिनट को आवर में बदल नहीं आता है, आता है, तो ये बनाना है वैसे। और ध्यान सुनेंगे, अगर हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकल गया, उसके बाद क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। चलो तो देखो यहां पर ध्यान से, पहले क्या निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? C2 का मान, C1 का मान, T2 - T1 सीधे लिखें, ये मिनट में आया और ये आपका मोल पर लीटर में आएगा। तो ये सॉल्व होगा तो क्या निकलेगा? ये क्या निकला? अब मेरी बात समझिए, ये जो वैल्यू निकलेगा, ये वैल्यू किसी के रेस्पेक्ट में नहीं निकला है। यानी ये जो रेट ऑफ रिएक्शन निकला, ये इस पूरे रिएक्शन का रेट निकल गया। ये क्या निकल गया? पूरे रिएक्शन का रेट निकल गया। तो पूरे रिएक्शन का रेट निकल गया तो बोलो, हमको बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO2 निकालना है। तो हम देखो क्या लिखेंगे यहां पर, D NO2 बट्टा DT, इसका मान निकालना है। नहीं, लेकिन हमको इसका मान जो आया वो मान लो कि यहां पर हम जो करेक्ट किए हैं, ये वाला साइन हम लोग का साइन आ गया, तो इस मान को हम इसके बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वहां जो वैल्यू सॉल्व करके आएगा, क्या उस वैल्यू को हम इसके बराबर यहां कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, कब करेंगे? जब ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें कितना से डिवाइड कर दें, अब ये बराबर हो जाएगा। नहीं, अब इस 4 को आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए, आपका dNO2/dt का मान निकल जाएगा। ये कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग को यहां पर क्या निकला? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकला, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पूरे रिएक्शन का निकला। तो बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन जो निकलता है वो इन सबके बराबर कब होता है? जब सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आ जाए। तो सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कब आता है? सबके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कब आता है? जब इसके रेस्पेक्ट में निकालो और कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, इसके रेस्पेक्ट में निकालो कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो,
नहीं, तो हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर कर सकते हैं, इनमें से किसी के भी बराबर कर सकते हैं। कब? जब इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तब। तो हम लोग देखो यहां पर dNO2/dt लिखे हैं, इसको इस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर लिख सकते हैं अगर इस dNO/d2 में हम NO2 के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तब। तो हम डिवाइड किए, बराबर कर दो, इस 4 को इधर भेज दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, dNO2/dt का मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। समझ में आ रही है? बात बहुत छोटी सी है नहीं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट गलती करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं इसमें। और ये बिहार बोर्ड का केमिकल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, हमेशा 1 नंबर 2 नंबर पूछा हुआ है। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, क्वेश्चन देखिए कितना लंबा चौड़ा है, क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है। अब बने के देर में बहुत थोड़ा सा बन जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां से देखें अगर हम लोग, तो ये सब पॉइंट हम पढ़ चुके हैं और लिखवा भी चुके हैं, एक बार पढ़ लीजिए तो। इस पॉइंट में कहीं में दिक्कत है? बोलिए, कौन सा पॉइंट? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट। अरे टाइपिंग मिस्टेक है, तो सुधार लीजिएगा लोग। बोले दिक्कत नहीं ना है किसी को? चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे।